हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को लेकर 200 क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करे और आपको बताया किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं और लगभग ऐसे सवाल जो आप आराम से बना पाएं। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस या कुछ इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। आप आसानी से समझे चीज़ों को और उसके बाद आप जो है एक एक करके स्टेप को आगे बढ़ें, यानी कि एक स्टेप आगे ले आप आसानी से सवाल बना पाएंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्रश्न संख्या 201 से। और इससे पहले थोड़ी बातें, और आपको अभी तक पता चल गया कि किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। यानी हमें एक कथन दे दिया जाता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया जाता है कि उस कथन से हम क्या कंक्लूड करें, यानी क्या निष्कर्ष निकालें। फिर दिए गए निष्कर्षों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे कथन के साथ सटीक बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे। अगर कोई समस्या आती है तो जाहिर सी बात है कि वह हमारे कथन के साथ नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको आगे के लिए पढ़ेंगे, आगे के लिए और देखेंगे। यानी आपको देखना है कि जो आंसर आपका बनेगा क्या वह उन कथन के आधार पर बन रहा है जो कथन आपको दिए गए, या फिर कुछ दूसरी तरीके का जो है आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपको आराम से इन सवालों को बनाना है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब तक हमने 200 क्वेश्चंस बनाए और 200 क्वेश्चंस बेहद आसान थे और ऐसे ही सवाल आपको जो है परीक्षा में पूछने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 201 है, इसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का ये सवाल हमारा दिया गया है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। एन एडवर्टीजमेंट, किसी स्टेटमेंट 201 के कथन में क्या दिया हुआ है। एन एडवर्टीजमेंट, द यूज ऑफ कोल्ड क्रीम फॉर फेयर वाइट कलर। फेयर का मतलब होता है वाइट कलर। एक विज्ञापन फेयर के लिए यानी सफेद रंग या गोरा रंग होने के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। यानी एक विज्ञापन में दिया हुआ है कि अगर आपको गोरा होना है तो आपको कोल्ड क्रीम का जो है उपयोग करना होगा या फिर करें। अब इससे क्या निष्कर्ष या क्या कंक्लूजन निकाला जा रहा है। पीपल लाइक टू यूज क्रीम फॉर फेयर्स। लोग मेलो, मतलब फेयर का मतलब यहाँ होगा, देखिए यहाँ लिख सकते हैं फेयर के लिए या फिर सफेद रंग के लिए। लोग गोरे होने के लिए क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं। पीपल लाइक टू यूज क्रीम फॉर फेयर। पीपल आर इजिली फूल्ड। लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। पीपल रेस्पॉन्ड टू एडवर्टीजमेंट। लोग विज्ञापनों का उत्तर देते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो है क्या ऑप्शन जो है दिया गया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। देखिए, अगर मैं इसको देखूं, एन एडवर्टीजमेंट द यूज ऑफ कोल्ड क्रीम ऑफ फेयर, तो किसी एडवर्टीजमेंट में सफेद रंग होने के लिए, गोरा होने के लिए जो है विज्ञापन दिया हुआ है। एक विज्ञापन दिया हुआ है किसी क्रीम का जो आपको गोरा रंग करती है। पीपल लाइक टू यूज केयर क्रीम फॉर फेयर। लोगों को क्रीम का उपयोग करना पसंद है। देखिए, पीपल आर इजीली फूल्ड। क्या लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। क्या आपको इस कथन से देख के बता सकते हैं कि लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। या पीपल रेस्पॉन्ड टू एडवर्टीजमेंट, या लोगों ने अपना जो है उत्तर दिया या देते हैं। तो ऐसा भी कोई बात है, हमें यहाँ से नहीं पता चल रही। तो यानी ऊपर की दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाएंगी। तो अब हमें यहाँ से बताना है कि क्या आंसर होगा। पीपल लाइक टू यूज क्रीम फॉर फेयर, तो लोगों को पसंद है गोरे रंग के लिए क्रीम इस्तेमाल करना। सभी को नहीं, जिनको पसंद है, मतलब जिनको पसंद है, जिनको गोरा रंग होना है। देखिए, उपयोग करना पसंद है या फिर जिनको पसंद है वही तो उपयोग करेंगे। क्या सभी, देखिए आपके घर पे भी टीवी होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, क्या सभी लोग यूज करते नहीं। जिनको पसंद होता है वही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा नो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट, कोई निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 202 क्या दिया है, स्टेटमेंट और कथन पढ़िए क्या दिया हुआ है। वेजिटेबल प्राइस आर इंक्रीजिंग इन द मार्केट। अब इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या निकाला हुआ है। वेजिटेबल आर गोइंग टू बी रेयर मैटर। बाजार में सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। अब क्या निष्कर्ष निकालेंगे, सब्जियां दुर्लभ होने वाली हैं। तो ऐसा देखिए, बाजार में कीमतें बढ़ने के कई रीज़न होते हैं, पर क्या हम उन कीमतों के बढ़ने से हम ये पता लगाते हैं कि जो सब्जी है वो दुर्लभ हो जाएगी, अब आगे से सब्जी नहीं मिलेगी। कोई भी रीज़न हो सकता है कि किसी कारणवश जो है, क्या कह सकते हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जो सब्जियां हैं वो दुर्लभ हो गई हों।
राइट। तो अभी आपको आंसर करना है, तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं, आप इनमें से लगा दीजिए जो भी आपको ठीक लग रहा है। पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, क्या लोग सब्जियां नहीं खा सकते? देखिए, आप अब अपनी ये दिनचर्या से जोड़ के देखिए। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर महंगाई और सस्ता होना ये सब होता रहता है। चीज़ें महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। तो अगर चीज़ें महंगी हो जाती है तो क्या आप खाना बंद कर देते हैं? नहीं, आप उसकी शायद तुलना कम करें या उसको जो है कंज्यूम करना कम करेंगे। अगर ज़्यादा महंगा हो रहा है तो आप उसकी मात्रा कम कर देंगे, बट खाना नहीं बंद करते। अगर सब्जियां की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोग थोड़ा कम खाएंगे, बट सब बिना सब्जी खाए हुए तो कोई पोषण आएगा नहीं। तो हम ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर जो कंक्लूजन है गलत हो जाएगा, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, लोग नहीं खा सकते। तो दोनों चीजें यहाँ पर गलत हो जाएंगी, नाइदर वन नोर टू अप्रोप्रिएट। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा उपयुक्त है। राइट। तो ए इज द राइट आंसर। कहने का मतलब यह है कि ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले स्टेटमेंट या अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 203। स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है? ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, हेंस टेकिंग ड्रग्स ऑलवेज बी रिस्की। सभी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा जोखिम भरा होता है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकल रहा है? नो मेडिसिन इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ द साइड इफेक्ट्स। कोई भी दवा साइड इफेक्ट के जोखिम के बिना प्रभाव नहीं करती। मेडिसिन अफेक्ट्स द डिजीज मोर बैडली। दवा बीमारी को और अधिक खराब करती है। अब आपके पास जो है निष्कर्ष देने के लिए, आपके उत्तर देने के लिए आपके पास ये आपके ऑप्शंस हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, तो सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं। हैंस टेकिंग ड्रग्स आर ऑलवेज रिस्की, तो बोला भी जाता है आपको कि जो दवाएं होती हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए दवाओं का सेवन करना हमेशा जोखिम भरा होता है। तो इसीलिए जो दवाएं होती हैं, देखिए मेडिकल स्टोर पे तो दवाएं हैं, अनगिनत दवाएं हैं, और न जाने कितने मेडिकल स्टोर हैं। तो क्या आप अपनी मर्जी से जाके कोई भी दवा ले आते हैं? नहीं। उसके लिए आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? आपका हेल्थ को देखता है, आपकी बॉडी के चेकअप कराता है, फिर उसके बाद उन चेकअप्स को देखता है, फिर आपकी बीमारी का पता लगाता है। जब उसको बीमारी का कारण पता चलता है उस हिसाब से आपको दवाई लिख के देता है, फिर उसके बाद आप दवाई खरीदने जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं ला सकते ना। डॉक्टर चेक करेगा, उसके बाद आपको चीज़ें बताएगा कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई नहीं लेनी है। तो यहाँ पर भी कहने का क्या मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर पहले चेक करता है फिर आपको बताता है। तो मेडिसिन इफेक्ट द डिजीज मोर बैडली, क्या दवाएं इसीलिए दी जाती है ताकि वो जो बीमारी है उसको और अधिक खराब करे? नहीं, उसको ठीक करने के लिए दी जाती है। तो स्टेटमेंट 2 तो सीधी सीधे तौर पे गलत हो गई। नो मेडिसिन इफेक्ट्स विदाउट रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स, कोई भी दवा साइड इफेक्ट के जोखिम के बिना प्रभाव नहीं करती। तो ये सत्य बात है। जब तक किसी भी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तब तक वो रिस्क नहीं करती है। तो जब भी किसी दवा का कोई साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर पूछता भी है कि आपको समय समय पर सूचित करना है, आपकी बॉडी में किस तरीके के बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप भी उसको बताना है। तो यहाँ पर जो होगा 1 जो है सही उत्तर होगा। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। राइट। सो ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। दिए गए कथन के अनुसार केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, क्योंकि दिए गए कथन सभी दवाओं को ये जोखिम भरे साइड इफेक्ट के कारण बन सकते हैं। इसलिए अर्थ है कि दवा का साइड इफेक्ट के बिना प्रभाव नहीं करती। इसलिए निष्कर्ष एक तर्क संगत है, जबकि कथनों में बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए निष्कर्ष दूसरा तर्क संगत नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारे निष्कर्ष हैं हमें उन्हें अपने तर्क के साथ, जो अपने कथन के साथ जोड़ना है। तो दिए गए कथन के अनुसार वो कितने तर्क संगत हैं। स्टेटमेंट का कथन दिया हुआ है, द मेलोडियस वॉइस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर बट वन हैज टू इम्प्रूव एंड एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। सुरीली आवाज प्रकृति का उपहार है, लेकिन किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार करना और उत्कृष्ट होना होता है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकले? नेचुरल गिफ्ट्स रिक्वायर नरिशमेंट एंड केयर। प्राकृतिक उपहारों का पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा, अ पर्सन कैन अटेन द गिफ्ट ऑफ नेचर थ्रू आउट कंटिन्यूस प्रैक्टिस। एक व्यक्ति निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्रकृति का उपहार प्राप्त कर सकता है। तो ये आपको बताना है, इसमें से आप दोनों में से क्या करेंगे। राइट, ये आपके ऑप्शन है, जरा ध्यान से देखिए। द मेलोडियस वॉइस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, सुरीली आवाज प्रकृति का उपहार है, बट वन हैज टू इम्प्रूव एंड एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। लेकिन किसी एक को संगीत के क्षेत्र में सुधार करना और उत्कृष्ट होना होता है। यानी कहने की बात यह है कि अगर आपको वो प्रकृति का उपहार भी क्यों ना मिला हो,
लेकिन उस उपहार के लिए भी आपको उसके ऊपर मेहनत करनी होगी, उसकी देखभाल करना होगा और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। तो क्या यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि नेचुरल गिफ्ट्स रिक्वायर नरिशमेंट एंड केयर? बिल्कुल, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल गिफ्ट है उसको क्या होता है, उसको हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्राकृतिक उपहार और पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो वन है यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ठीक है। क्या यहाँ पर ऐसी कोई बात कही गई है जिससे हम ये पता लगा पाए कि जो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी पर्सन है वो प्रकृति का जो गिफ्ट है, जो प्रकृति का उपहार है, उसे प्रयास के द्वारा प्राप्त कर सकता है? तो निरंतर अभ्यास या प्रयास के द्वारा प्राप्त कर सकता है, इस बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जब कोई जानकारी नहीं दी गई है तो आप कैसे कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में? आप कोई बात कर ही नहीं सकते। जब इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर ही नहीं सकते तो केवल एक पहली स्टेटमेंट जो है आपकी सही रहेगी, वही आपका आंसर बनेगा। नाउ प्रश्न संख्या 205, इसको देखिए और इसका आंसर बनाइए। स्टेटमेंट और कथन क्या दिया हुआ? द फिजिकल एजुकेशन टीचर सेलेक्टेड 2 एथलीट्स एंड 2 बैडमिंटन प्लेयर्स टू रिप्रेजेंट द स्कूल। आपके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 खिलाड़ी और 2 बैडमिंटन चुने। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला? देर आर गोइंग टू बी एन एथलीट एंड बैडमिंटन कंपटीशन। इसको भी कंपटीशन, तो एक खिलाड़ी और बैडमिंटन की प्रतियोगिता होने जा रही है। तो यानी कहने का मतलब है कि एथलीट किस में ले सकता है, यानी दौड़ भाग इन सब की प्रतियोगिता, और बैडमिंटन की प्रतियोगिता होने वाली है। द टीचर हैज सेलेक्टेड द प्लेयर्स विच ही लाइक्स, या अध्यापक ने उन खिलाड़ियों को चुना जिन्हें वह पसंद करता था। राइट, तो ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या सही आंसर होगा। देखिए, आपके स्कूल में भी होता है कि मान लीजिए स्कूल, कई सारे स्कूलों का एक हो रहा है हमारा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तो हर स्कूल से जो है बच्चे जाते हैं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि मैं उस स्कूल से आया हूँ, और अपने स्कूल के नाम पे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इसीलिए फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, उसने बोला कि 2 सबसे अच्छे एथलीट चुने पूरे स्कूल में से और 2 सबसे अच्छे बैडमिंटन उन्होंने चुने पूरे स्कूल में से। जब 2 सबसे अच्छे बैडमिंटन या जो 2 सबसे अच्छे एथलीट उन्होंने चुने, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कंपटीशन होने जा रहा है, और वो लोग क्या करेंगे, स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्या हम ये अनुमान या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि कोई ये कंपटीशन होने वाला है या होने जा रहा है, प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें एक खिलाड़ी और बैडमिंटन यानी एथलीट और बैडमिंटन का कंपटीशन होने जा रहा है। तो यानी निष्कर्ष पहला तो जो है तर्क संगत है कथन के अनुसार, लेकिन कहीं ऐसा कुछ पता चल रहा है कि जो टीचर है उसने अपनी मर्जी के अनुसार, जैसे उसको खिलाड़ी पसंद थे वैसे खिलाड़ी उसने चुने, बाकियों को नहीं चुना। तो ये तर्क संगत नहीं है ना, ये वाला पॉइंट जो है तर्क संगत नहीं है। तो केवल एक जो है इसको फॉलो करता है, तो केवल एक, यानी ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के अधिक जो आपका अध्यापक ने कथन में स्कूल के प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 खिलाड़ियों का और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी चुने, इसलिए एक प्रतियोगिता में एक जो खिलाड़ी रेस हो सकती है, एथलीट हो सकती है, और बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने जा रही होगी। प्रश्न संख्या 206, स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 206, स्टेटमेंट या कथन क्या दिया हुआ है? पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग हैज इंक्रीज्ड इन द करंट ईयर, यानी वर्तमान वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान बढ़ गया है। राइट, तो बोला गया है कि धूम्रपान बढ़ गया है। निष्कर्ष और कंक्लूजन क्या निकला? गवर्नमेंट शुड बैन पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए, कहा गया है यहाँ पर कथन में कि जो पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग है वर्तमान वर्ष में वह बढ़ गई है, तो यानी कहने का मतलब है कि आने वाले समय में भी वो बढ़ सकती है। तो वो एक तरीके से चिंतित विषय है। अब उसको कैसे डील करा जाए, उसको कैसे जो है उसमें सुधार किया जाए, तो सुधार करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग, बिल्कुल करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये पब्लिक सेक्टर जो है एरिया है, और यहाँ पर लोग जो है आएंगे, किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए होती है सरकार से, तो आप कहाँ पर जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसेज जाते हैं।
तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है कि स्मोकिंग करना, धूम्रपान पे प्रतिबंध होता है। तो गवर्नमेंट शुड बैन पब्लिक सेक्टर स्मोकिंग। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों बातों को लेकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, राइट। तो यहाँ तक आपको कोई जो है दुविधा, किसी तरीके की समस्या, आसान से सवाल है, आराम से आप इनको बनाते हुए चलेंगे, राइट। तो दिया हुआ है सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान एक गंभीर और खतर बीमारी है। यह केवल उनके लिए ही घातक नहीं होता जो धूम्रपान करते हैं, बल्कि उनके लिए भी होता है जो इस धुएं के संपर्क में आते हैं, संपर्क में होते हैं। इसलिए सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए या जागरूक होना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और की वृद्धि रोकी जा सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोनों जो आपके पॉइंट्स है वो ठीक हैं। द गवर्नमेंट शुड prohibit smoking in public places because smoking is a serious and fatal disease. It is not only fatal for those who smoke but also for those who come in contact with its smoke. Therefore, the government should be aware of smoking in public places and its ill effects, so that the increase in smoking in public places and its ill effects, so that the increase in smoking in public can be stopped. Right? उनको रोका जाना चाहिए। नाउ प्रश्न संख्या 207, क्वेश्चन नंबर 207, स्टेटमेंट और कथन क्या दिया हुआ है। द इंडियन बिजनेसमैन वर्किंग अब्रॉड शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया। विदेश में काम कर रहे भारतीय व्यापारियों भारत लौट आने चाहिए। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या है। यस दोज पीपल फॉर गेटिंग अर्निंग एंड सर्व देयर मदरलैंड फर्स्ट। हाँ, उन लोगों को पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करना और कमाने के लिए लौटना चाहिए। अगला, नो देयर आर स्किल्ड इनफ बिजनेसमैन इन इंडिया। नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यापारी हैं। और ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, राइट। जरा ध्यान से देखिए, बोला गया है कि द इंडियन बिजनेसमैन वर्किंग अब्रॉड शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया, यानी विदेश में काम कर रहे भारतीय व्यापारी भारत लौट आने चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला, हाँ वो लौट आने चाहिए। यस दोज पीपल हु आर गेटिंग अर्निंग एंड सर्व मदरलैंड फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि उन लोगों को पहले मातृभूमि का सेवा करने के लिए, काम के लिए लौटना चाहिए। तो ऐसे कोई निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। दूसरा, नो देर आर स्किल्ड इनफ बिजनेसमैन इंडिया। नहीं, भारत में पर्याप्त कौशल व्यापारी है। ऐसा भी हम यहाँ से कोई ऐसा खास निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। तो ना तो निष्कर्ष 1 पालन करता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। आगे बढ़ते, तो दोनों में से कोई भी इतना इसका पालन नहीं करता है। नाउ प्रश्न संख्या 208 है ना, क्वेश्चन नंबर 208, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कथन क्या है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। वह दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनरों में से एक है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला। देर आर मोर गुड डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं। सो देर आर मोर गुड डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर्स हैं। ही कम्स थर्ड अमंग अदर डिजाइनर्स। वह अन्य डिजाइनरों के बीच में तीसरे स्थान पर आता है। तो ये आपके ऑप्शन से आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, यानी वह दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनरों में से एक है। तो मान लीजिए 10 है सबसे अच्छे, वो 10 में से एक हो सकता है, 50 में से एक हो सकता है, 3 में से एक हो सकता है, 2 में से एक हो सकता है। तो क्या यहाँ पर आपको डिजाइनरों की संख्या दी गई? नहीं। क्या आपको उसका स्थान बताया गया कि वो अगर 50 डिजाइनर है तो उसका स्थान कहाँ पर आता है? 10 है तो उसका कौन सा आता है? क्या वो तीसरे पे है, चौथे पे है? तो हम यहाँ जो सेकंड दूसरा निष्कर्ष है वो पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किसकी बात हो रही है, ये कौन से स्थान की बात हो रही है, किस स्थान पे डिजाइनर है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन बोला गया ये बहुत सारे अच्छे, जो बहुत से अच्छे डिजाइनर्स हैं, सबसे अच्छे डिजाइनर्स हैं, उनमें से एक है। तो यानी कहने का मतलब है कि और भी डिजाइनर्स हैं अच्छे। हाँ बिल्कुल, और भी अच्छे डिजाइनर्स हैं। तो यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सबसे सटीक आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 209, प्रश्न संख्या 209, स्टेटमेंट कथन क्या है। जॉब एडवर्टाइजमेंट इंडिकेट्स suitable candidates of maximum 35 years of age can apply.
नौकरी के विज्ञापन में लिखा है अधिकतम 35 वर्ष की आयु के उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? नो कैंडिडेट अबव 30 ईयर्स कैन अप्लाई। 30 वर्ष से अधिक उम्र के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। कंपनी क्लियर स्टेट्स अबाउट द एज ग्रुप। कंपनी आयु समूह के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, और ये आपके ऑप्शंस हैं, राइट। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, राइट। तो बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है, राइट। तो जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। देखिए, जॉब एडवर्टीजमेंट इंडिकेट सुटेबल कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमम 35 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई। नौकरी के विज्ञापन में लिखा है अधिकतम 35 वर्ष की आयु के उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्या कंपनी ने अपनी एज ग्रुप को लेकर बताया हुआ है? तो कितना एज मांगा है? सुटेबल कैंडिडेट्स की कितनी एज होनी चाहिए? मैक्सिमम 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष से ज्यादा जो है एज नहीं होनी चाहिए। तो नो कैंडिडेट्स अबव 30 ईयर्स कैन अप्लाई। कोई 30 वर्ष से अधिक उम्र का आयु में जो है आवेदन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल कर सकता है। देखो बोला क्या है, 35 साल से ज्यादा का नहीं करना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष की आयु के उपयुक्त, है ना, उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो 35 साल से ज्यादा नहीं, 35 तक चल सकता है मैक्सिमम एज। क्या कंपनी ने अपनी एज को जो है यहाँ पर क्लैरिफाई करा है? अब देखो यहाँ पर कंपनी ने बोल दिया कि 35 आयु से ऊपर के बच्चों को लेगी नहीं, तो 35 आयु से कम वाले व्यक्तियों को वो ले रही है। तो क्या यहाँ पर उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया? तो आप इसमें से जल्दी आंसर बताइए, क्या उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया? तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो जो आपका सेकंड है वही आपका आंसर होगा, ओनली वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 210, स्टेटमेंट कथन क्या? Nayan joined the regional football team in 2014, helping the team win 3 consecutive championships between 2016 and 2018। नायन ने 2014 में क्षेत्रीय फुटबॉल टीम में शामिल होकर 2016 से 2018 के बीच 3 लगातार चैंपियनशिप जिताने में टीम की मदद करी। मान लो 2016 का भी जीते, 17 का भी जीते, 18 का भी जीते। कंक्लूजन का मतलब क्या है? निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात से? नयान हेल्प द टीम टू रीच न्यू हाइट्स। नयान ने टीम की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। अगला, नयान इज सक्सेसफुल फुटबॉलर। क्या नयान जो है वो सक्सेसफुल फुटबॉलर है? तो आपको बताना है क्या नयान जो है सक्सेसफुल फुटबॉलर है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कौन सा होगा, राइट। तो इनमें से बताइए कौन सा होगा। नयान ज्वाइन द रीजनल फुटबॉल टीम। तो नयान ने क्या करा? फुटबॉल टीम को ज्वाइन करा इन 2014 में, हेल्पिंग द टीम विन 3, और उसने मदद करा कि जो 3 लगातार जो चैंपियनशिप है टीम को जितवाने में, है ना। तो अब यहाँ पर नयान एक फुटबॉल खिलाड़ी हो सकता है, नयान एक फुटबॉल कोच हो सकता है, क्या हो सकता है? जल्दी से इस स्टेटमेंट, जल्दी से इसको सवाल को बनाइए, बताइए। राइट, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो नयान हेल्प द टीम टू रीच न्यू हाइट्स, इसमें आपको आंसर बताना है, राइट। तो देखिए, अगर देख लेते हैं, 2014 था, ज्वाइन करा, 17-18 में उसने जो है टीम को जिताया लगातार। तो नयान इज हेल्प द टीम द नीच न्यू हाइट्स। तो नयान ने क्या टीम को पहुंचाने में, ऊंचाइयों में मदद करी। नयान इज अ सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर। तो आप आराम से इसको बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? निष्कर्ष कोई भी नहीं निभाता। इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसका होना चाहिए बी। ये गलत आंसर दिया हुआ है, ये बी देना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर नयान ने जो है हेल्प द टीम इन रियो। जाहिर सी बात है, 2014 में नयान ने टीम को ज्वाइन करा, 16 में जिताया, 17 में जिताया, 18 में जिताया, लगातार उसने हैट्रिक करवा दी। तो जाहिर सी बात है टीम की ऊंचाइयों तक उसने पहुंचाया उसे, है ना। वहीं नयान एक सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर है, तो बिल्कुल नयान एक सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर है। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए। इसको ठीक करिए, बी आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 211, स्टेटमेंट कथन क्या? अ म्यूजिक टीचर सेलेक्ट सेम बॉयज एंड गर्ल्स फॉर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। कंक्लूजन, एक संगीत शिक्षक एक सामूहिक प्रदर्शन के लिए लड़के और लड़कियों का चयन करता है ना, सम बॉयज।
दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड डू नॉट सिंग, जो चयनित नहीं हुए वे गाते नहीं हैं। द टीचर सपोर्ट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैड सेलेक्टेड, शिक्षक केवल उन छात्रों का समर्थन करते हैं जो चयनित किए गए। ये आपको बताना है। देखिए, म्यूजिक टीचर ने कुछ छात्रों को यानी कुछ लड़कों को और लड़कियों को जो है सेलेक्ट करा एक परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक टीचर उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो उसने सेलेक्ट करे, ये गलत हो जाएगा। देखिए, सेलेक्ट करने के पीछे रीजन होता है, मतलब उनसे अब पूछा, उनका जो है सुना जाता है ना, किस तरीके से वो लोग गा रहे हैं, फिर सुनने के बाद उनको अंक दिए जाते हैं। तो जो अंक तालिका में या जिसकी चीज़ें अच्छी लगती है उसको ज़्यादा जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड डू नॉट सिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए वह सिंग नहीं कर सकता। तो यानी दोनों में से इसमें से कोई भी जो है निष्कर्ष जो है नहीं निकल के आता। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 212, इसको देखिए क्या दिया हुआ है। अ फ्रेंड सेड टू सुजीत, कीर्ति प्लेड अ वेरी नाइस शॉट ऑन द पिच। एक मित्र ने सुजीत से कहा, कीर्ति के पिच पर बहुत अच्छी शॉट खेली। कीर्ति ने पिच पर बहुत अच्छी शॉट खेली। सुजीत लव्स टू क्रिकेट, कीर्ति इज अ गुड प्लेयर। तो ये आपको बताना है, ये आपके ऑप्शंस है, राइट। देखिए, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। एक दोस्त ने सुजीत को कहा कि कीर्ति ने बहुत अच्छा शॉट खेला, तो इसका मतलब ये नहीं, उसने बस जानकारी दी है सुजीत को कि कीर्ति ने जो है अच्छा खेला या अच्छा शॉट मारा, तो हम ये कह दें कि सुजीत को क्रिकेट पसंद है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन कीर्ति ने अच्छा शॉट खेला तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कीर्ति अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो कहने का मतलब है ओनली बी फॉलोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 213, क्वेश्चन नंबर 213, स्टेटमेंट कथन क्या है। द टीचर सेड दैट दोज हु ट्राइड टू गेट क्वेश्चंस नंबर 10 will get 2 extra marks because there was typing error in the question। शिक्षक ने कहा, जिन्होंने प्रश्न संख्या 10 को प्राप्त करने की कोशिश की है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि जो है प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। यानी क्वेश्चन गलत था, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी उन्हें जो है मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क गिवन ड्यू टू मैनेजमेंट, तो यानी प्रबंध त्रुटि के कारण अनुग्रह अंक दिए गए, यानी मैनेजमेंट की तरफ से जो है कमी रही तो उसकी वजह से क्या उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए। मैनी स्टूडेंट्स हैव ट्राइड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन सो टीचर इज गिविंग ग्रेस मार्क्स। कई छात्रों ने उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, इसलिए शिक्षक ने अनुग्रह देने पर अंक दिए। तो ये आपको बताना है उसमें से क्या ऑप्शन होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कभी कभार हो भी जाता है कि कोई प्रिंटिंग में एरर होती है, किसी भी तरीके की एरर होती है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है ग्रेस मार्किंग करता है। तो ये तो हम सही है, और काफी छात्रों ने उसको जो है अटेम्प्ट करा है। अब यहाँ पर ऑल नहीं लिखा है, यहाँ पर बोला गया कई छात्रों ने, काफी छात्रों ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, इसलिए ग्रेस मार्किंग दे दी गई है कि जिन जिन छात्रों ने 10 को प्रश्न संख्या 10 को अटेम्प्ट करा है तो उसको हम ग्रेस मार्क करेंगे, और ऐसा उन्होंने देखा होगा कि काफी छात्र रहे होंगे, इसलिए जो है ग्रेस नंबर दे दिए। तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों जो है यहाँ पर फॉलो करते हैं। 9, प्रश्न संख्या 214, स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है। मैनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 पास दिस ईयर बिकॉज ऑफ इजी क्वेश्चन पेपर। इस साल कक्षा 12वीं के कई छात्र पास हुए क्योंकि प्रश्न पत्र आसान था। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला। अथॉरिटी टू चेक द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर टू इंश्योर अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अधिकार तार्किक संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित हों। शुड बी मेड ऑन इजी क्वेश्चंस इन फ्यूचर सो दैट मोर स्टूडेंट्स पास एंड एनरोल इन प्रोफेशनल क्वेश्चन। भविष्य में आसान प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र पास होकर पेशेवर कॉलेज में दाखिल लें। और ये आपके पास ऑप्शंस है, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रश्न पत्र आसान भी नहीं आना चाहिए, मुश्किल भी नहीं आना चाहिए, तो यानी प्रश्न पत्र को बैलेंस रखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए एक संतुलित प्रश्न पत्र बने, यानी क्वेश्चन बैलेंस क्वेश्चन पेपर बने। ऐसा भी नहीं बोला गया कि ऐसा करना चाहिए कि प्रश्न पत्र को आसान कर दे और सब बच्चों को पास करके कॉलेज अच्छे कॉलेजों में एडमिशन या दाखिला दिलवा दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली वन फॉलोज, तो जो है बी जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द बेस्ट मार्केट ऑफ बाइंग गिफ्ट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यह उपहार खरीदने के लिए सबसे अच्छा बाजार है, बहुत ही सस्ती कीमतों पर यहाँ उपहार जो है मिल जाते हैं। देर आर ऑल्सो मैनी अदर प्लेसेस टू बाय गिफ्ट,
देखिए, यह उपहार खरीदने के लिए कोई भी और भी कोई स्थान है। बिकॉज ऑफ दिस वन गेट लोवेस्ट प्राइस गिफ्ट फॉर दिस मार्केट। इसके कारण इस बाजार में सबसे कम कीमत वाला उपहार प्राप्त कर सकता है। तो ये आपके जो है ऑप्शंस है। देखिए, सारे बाजार में बोला गया कि यह सबसे अच्छा बाजार है क्योंकि यहाँ पर जो गिफ्ट है वो कम दामों पर मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि और भी ऐसे बाजार है जहाँ पर जो है गिफ्ट प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर कम दामों में या अच्छा गिफ्ट इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कीमत सस्ती है। तो यानी दोनों। तो वेरी गुड। यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस बनाए। काफ़ी अच्छे से हमने जो है अपने सवालों को बना लिया। बाकी के जो सवाल हैं हम अपनी अगली वाली क्लास में करेंगे। तो बहुत से आसान से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके की आपको घबराने की बात नहीं है। आप आराम से प्रश्न को पढ़िए, आराम से सवालों को बनाइए, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने सवालों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।